देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस को मार्क करने वाले हैं एंड इसका एक क्विक रिवीजन भी करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस जैसा नहीं है, इसलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटेक्स क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं इसका चैप्टर का आपको एक क्विक रिविजन करवा सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, दिमाग में आपको लेकर ही ज्योग्राफी पढ़ना है। दैट ज्योग्राफी में सब कुछ याद करने वाला ही होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप मेमोराइज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, एक दो चैप्टर जैसे हो जाते हैं, जैसे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको हो जाएगा, लेकिन अधिकतर ऐसा ही है जिससे आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक है दैट व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये जो 3 टर्म्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो रिसोर्स क्या होता है आपको पता चल गया यहाँ से। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों, ठीक है। एंड फिर आपको ये भी पता नहीं कि ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स है, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे तो फिर वो क्या बोलते हैं, रिसोर्स कैसे बनेगा ह्यूमन बीइंग अगर नहीं रहेंगे। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ, हालांकि मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया एक वीडियो में तब भी। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक मिट्टी है, ज़मीन के अंदर एक सोना पड़ा है, उसके बाद एक ह्यूमन बीइंग आया एंड कुल्हाड़ी से टेक्नोलॉजी है ना, कुल्हाड़ी या मशीन्स जो भी आते हैं, तो उससे खोदकर वो सोना निकाला। अगर वो सोना नहीं निकलता तो क्या वो रिसोर्स में गिनती होता? तो नहीं होता वो रिसोर्स में गिनती, क्योंकि वो हमारे किसी यूज़ का ही नहीं है। लेकिन जब वो हमारे यूज़ में आ रहा है देन वो रिसोर्स कहलाएगा। समझ में आ गया होगा ये होप्स आप सभी को। तो देखिए, अब यहाँ पे है दैट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे कितने को डिवाइड किया गया है या बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो वो हैं 2 टाइप। बायोटिक में प्लांट्स टाइप के आते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, और बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, एयर, रॉक्स, ये सब। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। ये याद होना चाहिए आपको कि इसके बेसिस में है तो कितने टाइप्स के हैं, इसके बेसिस में तो कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। एंड अब आपको पता तो चल गया कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में है बायोटिक एंड अबायोटिक। लेकिन बायोटिक के एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल, इसका एक डिफिनेशन 1 लाइन 2 लाइन का, फिर अबायोटिक का 1-2 लाइन का डिफिनेशन, एग्जाम्पल। ऐसे ही सारे में ये पैटर्न फॉलो होगा। तो बायोटिक तो मैंने आपको बता दिया, नॉन लिविंग थिंग होता है। एंड अबायोटिक क्या होता है, सॉरी, बायोटिक होता है लिविंग थिंग एंड अबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है, जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ये हो गया 1-2 लाइन का था। उसके बाद यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब कुछ एग्जांपल्स है, इसे याद कर लीजिए। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आता है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं फॉर्म होने में, ऐसा टाइप सब कर सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। आप एक और एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कहीं गूगल से देख के या कहीं से भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो इंडिविजुअल के बाई ओन किया जाता है, ठीक है। ओन बाई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ कैसे ओन होगा, ओन प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल। ऐसे 1 लाइन का डिफिनेशन है जिसे मैंने मार्क किया है, और वहाँ तक आपको याद करना है। उसके बाद एग्जाम्पल इसका भी आप एक कर सकते हैं, इसको आपको दे सकता है पता है कैसे, जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन जैसा दे सकता है कि मान लीजिए एक राम नाम का लड़का है, उसने अपने लिए एक जगह खरीदी है, वहाँ वो फसल उगाता है या समथिंग लाइक दैट, एंड आपको बताना कि वो किस टाइप का रिसोर्स है, समथिंग लाइक दैट आपको दे सकता है। इसलिए अब कम्युनिटी ओन रिसोर्स क्या होता है, तो जिसे एक पूरा कॉलोनी या कम्युनिटी ओन करता है, जैसे कि विलेज का कॉमन प्लेग्राउंड जहाँ सारे बच्चे खेलने जाते हों, ठीक है, जहाँ विलेज का कॉमन पॉन्ड, समथिंग लाइक दैट, पब्लिक पार्क्स। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको उसका डेफिनेशन याद करना है। उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है। एंड ये जो नंबर दिया है ना यहाँ पे, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे 200 नंबर दिया, वो भी याद रखना है। ये मील्स है, कितने मील्स तक होता है इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है।
ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल रिसोर्सेज मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे नेशन के अंदर है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें कितने टाइप्स के हैं, तो 1 2 3 4 टाइप्स के हैं। पोटेंशियल रिसोर्स जिसमें पोटेंशियल है लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं हो पाया। डेवलप्ड रिसोर्स जिसके रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी होगी उतना हम ज़्यादा उस डेवलप्ड रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इस रिसोर्सेज में हमें सेटिस्फाई करने के लिए पोटेंशियल तो होता है लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होता है जिससे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि वो टेक्नोलॉजी था, वो कुल्हाड़ी या वो मशीन, तो वो मशीन ही नहीं है तो हम उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे उस सोने को, राइट, लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है रिजर्व रिसोर्स, इसका भी आपको एक एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व रिसोर्स, इसे हमें इसे यूज़ भी करने आता है एंड हम यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते क्यों नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये जो रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम उसे सेव करना चाहते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्या होता है, तो इसमें आपको ये मेजर प्रॉब्लम्स जो है ना ये इंपॉर्टेंटली याद करना है, ठीक है। 2 हैं और यहाँ पे एक है 3, ये मैंने ओवर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ठीक है। चलिए आप अगर चाहें तो यही याद कर सकते हैं जो यहाँ लिखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, क्लास 5 6 से नहीं 7 8 से पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये जो नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेट के साथ आपको याद रखना है, ठीक है। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट कितने में हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था, ये आपको पता होना चाहिए, इतना जितना मैंने अंडरलाइन किया। ज़्यादा का भी आपको ज़रूरत नहीं है, बट जितने में आपको लगता है कि हाँ ये MCQ में आ सकता है, ठीक है। एंड ये एजेंडा 21 था फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट्स थे, याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अब एजेंडा 21 क्या होता है, इसके लिए भी थोड़ा सा ब्रीफ आपको करना है, इसमें ये क्या अचीव करना चाहता था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल डैमेज, ये सब जो मैंने मार्क किया है ना ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका भी जो डेट है वो उसी डेट के इसमें है, ठीक है, सेम डेट है, इसलिए आपको डेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उस रिसोर्स प्लानिंग में हालांकि उतना कुछ नहीं है, ये टॉपिक उतना भी कोई वास्ट नहीं है, ये जो मैंने 2-3 लाइन अंडरलाइन किए हैं इतने आप पढ़ लेंगे, इट्स इनफ। एंड थोड़े मोड़े एग्जाम्पल्स, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी था रिसोर्स प्लानिंग के लिए। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। ये 3 जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किए हैं ये अगर आप कर लेंगे तो आपको हो जाएगा इस टॉपिक से। उसके बाद यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे दिया है, एक मार्क किया है यहाँ पे, देयरफॉर रिसोर्स कैन बी, ये सब, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको याद कर लेना है, या तो आप इतना रीड कर लीजिए एक बार, बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा है यहाँ पे, समझ गए आप, दैट्स इनफ, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में इम्पॉर्टेंट है गांधी जी ने जो प्लेज दिया था या जो कहा था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एवरीबॉडी ग्रीड्स, ठीक है, क्योंकि ये MCQ में पूछा जा सकता है कि किसने ये कहा था, इसलिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है लैंड रिसोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, हालांकि बड़ा नहीं है बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है आप लोग को, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग रहता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये परसेंटेज याद होना चाहिए, प्लेन्स का कितना है, माउंटेन का कितना है, एंड प्लेट्यूज का कितना है। नेक्स्ट आते हैं हम लैंड यूटिलाइजेशन पे, तो लैंड रिसोर्स ये तो बस इतना ही था, लेकिन मेन टॉपिक ये है, ठीक है, मैंने गलती से इसको कह दिया वास्ट टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा वास्ट में मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है फॉरेस्ट तो पता है आपको, नॉर्मल लैंड अवेलेबल फॉर, ये सब का जो डिफिनेशन है ना, बैरन लैंड का डिफिनेशन, वेस्ट लैंड का, अदर देन कल्टिवेटेड लैंड, करंट फेलो, नेट शोन एरिया, ठीक है, ये सब आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद GCA मीन्स ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इन सब का एक बार डेफिनेशन देख लेना चाहिए, हालांकि ये बुक में आपको इतने अच्छे से नहीं समझाया है, इसलिए मैं तो आपको प्रेफर करूँगी कि आप एक बार गूगल से जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। या तो आप किसी यूट्यूब चैनल से जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे अगर बताया तो देन इट्स ओके, वरना गूगल में सब बताता है, ठीक है। अगर आप टाइप करेंगे दैट नेट शोन एरिया डेफिनेशन फॉर क्लास 10th वो बता देगा, ठीक है। नाउ लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम जो है ना, यही बस ये टॉपिक का मेन पार्ट है, ठीक है। इसी में से आपको पूछ के आ सकता है कि पहले से अभी में क्या डिफरेंस आया है इन करंट फैलो। तो करंट फैलो देखिए लैंड बढ़ा है, तो क्या ये हमारे लिए यूज़फुल है कि ये क्या है हमारे लिए हार्मफुल है। तो अगर आपको करंट फैलो का डिफिनेशन पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ऐसा टाइप्स का यस नो में ऐसे टाइप्स में, या तो व्हाट्स द परसेंटेज हालांकि कम चांसेस है, लेकिन आपको याद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं याद हो रहा है देन ठीक है आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब के डिफिनेशन ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि मुझे पता है आपको इतना तो याद नहीं होगा परसेंटेज इसमें क्या था इसमें क्या था, ठीक है, लेकिन इस सब के जो डिफिनेशन है वो ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन यही मेन टॉपिक्स है दोनों, एंड इनमें से फर्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। इसके कुछ आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या इसके रीज़न है, तो यहाँ से देखिए इसमें बता दिया गया है, ठीक है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में क्यों हुआ लैंड डिग्रेडेशन, किस वजह से हुआ। दैन महाराष्ट्र में क्यों हुआ, तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ठीक है। हरियाणा में क्यों हुआ, ठीक है। इसलिए इस मतलब ऐसा भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में क्यों हुआ, तो ऑप्शन दे देगा 4-5, ओवर इरिगेशन या माइनिंग की वजह से या डिफॉरेस्टेशन के, तो आपको सही पता होना चाहिए। तो ये पैराग्राफ एंड दिस लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वेट अ मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सब इम्पोर्टेंट है। जो कंजर्वेशन का मेथड है, कैसे कंजर्व करेंगे हम, तो वो है फॉरेस्टेशन करके, ठीक है, ऐसे टाइप्स के। फिर ये तो आपको पता है ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ये, राइट। सो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है दैट सॉइल एज रिसोर्स। तो सॉइल आपको पता होना चाहिए कि क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने बुक अगर खोल के बैठे हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दैट सॉइल इज द लिविंग सिस्टम, ठीक है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अप अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लेता है ये। इसका रिलीफ, पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक, क्लाइमेट, फिर अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये पता कर लीजिए, पता क्या करना है याद कर लीजिए। एंड ये सब जो लेयर्स हैं ये अगर आप देख लें तो ठीक है, ऐसा देगा नहीं कुछ एग्जाम में। हालांकि मेन टॉपिक तो यहाँ से शुरू होता है, इसमें बहुत कुछ है याद करने को, राइट। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी कितना है, हाँ बस ख़त्म ही होने वाला है, 2-3 पेजेस है। तो इसमें जो सॉइल क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले ये वाला थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल, इसका आपको पता होना चाहिए कि एलुवियल सॉइल कहाँ होता है, क्या होता है, इसमें किस टाइप का वेदर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ ये जहाँ है, जैसे कि यहाँ पे दिया है द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स के पास है ये, ठीक है। यहाँ पे दिया, रुके मैं मार्क कर देती हूँ। द एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, particularly in the Godavari, the Krishna and the Kaveri, ठीक है। ये सब है। उसके बाद यहाँ पे दिया है ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। एंड एलुवियल सॉइल के नीचे यहाँ पे आपको दिया है द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, स्टिल एंड क्ले, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोपोर्शन रहते हैं, तो किस किस का रहता है ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेगा तो आपको लिख देगा सैंड, फिर क्या पूछेगा, सैंड, कॉटन एंड क्ले, तो आपको पता होना चाहिए कि सैंड, स्टिल एंड क्ले, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है ये सब जो दिया है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ये क्या है ये भी पता कर लीजिएगा, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड देखिए ओल्ड एलुवियल को हम भांगर कहते हैं, न्यू एलुवियल को खादर कहते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। ओल्ड एलुवियल को भांगर एंड खादर कहते हैं हम न्यू एलुवियल को, ठीक है। हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए दिया है कैंकर न्यूल्स दैट देन द खादर, ठीक है। खादर से ज़्यादा इसमें रहता है। उसके बाद फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा रहते हैं भांगर में, देन भांगर, खादर में ज़्यादा रहते हैं फाइन पार्टिकल्स,
एंड ज़्यादा फर्टाइल रहता है भांगर से खादर, ठीक है। ये सब है कुछ इंपॉर्टेंस इसके डिफरेंस के पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या किस टाइप्स के आप फूड उगा सकते हैं, या तो क्या बोलते हैं फूड उगा सकते हैं, तो आप ग्रेन्स और समथिंग लाइक दैट क्या क्या उगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब देखिए यहाँ पे दिया है, शुगर केन, वीट एंड और सब पल्सेस लाइक दैट, तो वो सब याद कर लीजिए। उसके बाद ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर में होता है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये याद ही हो जाता है, राइट। एंड इसे हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, ये भी पता होना चाहिए किस नाम से। उसके बाद ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर कॉटन ग्रोइंग, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 नाम है इसके, ये दोनों याद आपको होने चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने जो मार्क किया है इस पैराग्राफ तक आप एक बार रीड कर लीजिए, इसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या याद करने का है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र कहाँ ये उगाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए इस किससे बनता है, तो क्लेई मटेरियल से ही बनता है ज़्यादातर, और इसके पे मॉइस्चर होल्ड करने का ज़्यादा कैपेबिलिटी होता है, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा रिच रहता है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, इस सब में, एंड लीम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, तो दीज सॉइल्स आर स्टिकी, ठीक है, व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी रहते हैं एंड वेट रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रेड एंड येलो सॉइल में अगर आपने, हाँ मैं आपको एक बात और बता लूँ, मान लीजिए आपने ये सब याद कर लिया है तो आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नहीं वैसे याद करने के बाद तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। मान लीजिए आपने इसे रीड ही किया है, देन भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, कुछ पता नहीं मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, लाइक समथिंग लाइक दैट। देन आपको अगर कॉन्फिडेंस लाना है इस चैप्टर पे, तो मैंने एक MCQ का वीडियो इस पर पहले ही बना दिया है, अगर आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आपने उसमें मान लीजिए मैंने 30, मुझे याद नहीं है मैंने कितने क्वेश्चंस किए थे, तो मान लीजिए 20 किए हैं, एंड अगर आप उसमें से 15 क्वेश्चन या 10 से ऊपर के क्वेश्चंस को अगर आंसर कर दिए ना, देन समझ जाइए कि आपका ये चैप्टर कंप्लीटेड है। एंड अगर आपने सारे करेक्ट दे दिए देन तो वेरी गुड, आप पूरे इस चैप्टर के लिए तैयार हैं। एंड अगर 10 दिए हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार और रीड कर लीजिए, एंड जो मैंने फिर से मेरा वीडियो प्ले करिए, एक बार देख लीजिए, तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा एंड नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो रेड एंड एलुवियल सॉइल में मैंने क्या कहा था आपको कि ये आयरस रॉक से होता है, लो रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ ये होते हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ तक साउथर्न पार्ट्स में रहते हैं, एंड मिडिल गंगा प्लेन्स में भी रहते हैं। ये रेडिश कलर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन रहता है, एंड इट्स लुक येलो व्हेन इट्स ऑकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है दूसरा टाइप का सॉइल जिसका नाम है लैटरेट सॉइल। तो ये सॉइल का लैटिन वर्ड है लेटर, विच मीन्स ब्रिक, ठीक है। हम लोग में इंग्लिश में लेटर होता है बाद में, ठीक है। द laterite soil developed under tropical, and subtropical climate which alert wet and dry season। wet and dry season दोनों में होता है। इसका pH लेवल दिया है तो याद ज़रूर कर लीजिएगा, एसिडिक होता है ये। एंड ये कहाँ होता है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ रीजन महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो मैं तो वेस्ट बंगाल में रहती हूँ तो मेरे लिए ईजी हो गया याद करने के लिए, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमस पुअर रहता है, इसमें ह्यूमस थोड़ा कम रहता है, ठीक है। एंड इसमें किस टाइप के उगाए जाते हैं, क्रॉप्स, या क्या कह सकते हैं, क्रॉप्स ही बोलते हैं, चलिए तो हाँ क्रॉप्स ही लिखा है, तो कैशू नट्स होता है, ठीक है, जिसे हम उगाते हैं इसमें। नेक्स्ट है एरिड सॉइल, तो ये इसका रेंज है रेड टू ब्राउन कलर होता है ये। टेक्सचर इसका सलाइन होता है इन नेचर, एंड सम सॉल्ट कंटेन इन वेरी हाई इन कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन और इवेपोरेटिंग द वाटर। इसमें जो वाटर रहता है उसको इवेपोरेट करने से होता है, ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। इसमें क्या हमें ऑब्टेन होता है, तो सॉल्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। और इसमें ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज़ फास्ट। उसके बाद द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, तो इसमें भी ह्यूमस एंड मॉइस्चर कम है। द लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय खांगर, ठीक है, खांगर इसमें भी है बिकॉज इंक्रीज इन कैल्शियम कॉन्टेंट डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे खांगर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिया है, आप इसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद
आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल केम cultivable as there has been in the case of western राजस्थान. तो ये कहाँ होता है? वेस्टर्न राजस्थान में. उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है? तो देखिए, these soil are found in hilly areas, mountain ranges में ये फाउंड होता है. एंड इसमें लो ह्यूमस रहता है. इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है. लो ह्यूमस रहता है, माउंटेन में फॉल होता है, लो पार्ट्स ऑफ वैलीज पर्टिकुलरली इन द रिवर एंड एलुविया फैंस आर फर्टाइल. इतना कर लेंगे, इट्स डन. ठीक है. एंड ये एसिडिक भी रहता है. ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे सॉइल इरोशन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, इसके कुछ मेथड्स एंड इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स, समथिंग लाइक दैट इस पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, जिससे मैंने मार्क कर दिया है आपको क्या क्या इसमें से रीड करना है एंड क्या क्या याद करना है. तो देखिए यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इरोशन गोज सिमिलरली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू. समटाइम्स द बैलेंस डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो कौन कौन सी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं? तो वो है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा. तो ये जो यूजेस था ना, ये इंपॉर्टेंट है. ये सब मैंने ऐसे मार्क कर दिया गलती से, तो ये सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वाइल्ड नेचर लाइक ये सब सॉइल इरोशन को लीड करता है. खिचड़ी अब मेरे बुक में पक चुका है, इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ इसे और बाहरना. ठीक है. तो जो मैंने मार्क किया है वही आप याद कर लीजिएगा. ये क्या होता है ये भी आपको बताना चाहिए. इसका डेफिनेशन, बैड लैंड क्या होता है? तो द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज नोन एज बैड लैंड. ठीक है. नन. अब आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया है ये, इन केस ऑफ द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, इसे क्या कहते हैं? शीट इरोशन. टॉप सॉइल का लेयर अगर वॉश्ड हुआ तो उसे हम शीट इरोशन कहते हैं. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. उसके बाद प्लगिंग इज़ रॉन्ग वे. एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये 3 लाइन का है, ये भी देख लीजिए. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक प्लगिंग का कुछ दिया है डिफिनेशंस. एंड हिमालय हैव बीन वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, स्क्रिप्ट ऑफ ग्रास लेफ्ट to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. इससे हम बच सकते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट से. एंड ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्या करता है? लैंड को इरोशन करता है, डिग्रेड करता है. ठीक है. यहाँ पे ह्यूमन कुछ एक्टिविटीज़ जो करता है उसके वजह से लैंड डिस्टर्ब्ड हो जाता है, उसका बैलेंस. ठीक है. तो इतना ही था चैप्टर आपका. इसके लास्ट में कुछ एमसीक्यूज़ हैं. ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं चाहे तो. ठीक है. इसका मैंने देखिए आंसर मार्क कर दिया. नॉन रिन्यूएबल है, रिप्लेनिशमेंट, ओवरग्रेजिंग है एंड महाराष्ट्र है यहाँ पे आंसर. ठीक है. सो इतना ही था आपका वीडियो. कुछ ज़्यादा ये लंबा हो गया ये वीडियो. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.